हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा नए टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में और स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ब्लॉकचेन जो है वो टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है और सेमेस्टर में ये जो है पूछा जाता है। मेरा इस वीडियो के थ्रू यही कोशिश रहेगा कि सेमेस्टर में आने वाले सारे कंसेप्ट्स को जो है मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करूं और मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे दूं ब्लॉकचेन क्या होता है और सारे रिलेटेड टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारे हम डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है, अलग अलग कंसेप्ट्स हम देखेंगे। जैसे एल्गोरिदम्स होते हैं, शाह एल्गोरिदम होता है, MD5 एल्गोरिदम होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे, हैशिंग क्या होता है देखेंगे। और जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है हम सारे कंसेप्ट्स को वन बाय वन समझने वाले हैं। वीडियो के नीचे दोस्तों इसी वीडियो का जो ये नोट्स है, डिजिटल नोट्स, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे जो है आप डिस्क्रिप्शन से उसका फ़ायदा उठा सकते हो और अपने सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सबसे पहली बात तो ब्लॉकचेन होता क्या है। बेसिकली दोस्तों ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर होता है, जिसमें रिकॉर्ड्स का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है, जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, जो कि सिक्योरली लिंक्ड है एक दूसरे के साथ क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। ठीक है, अब ब्लॉकचेन जो है वो एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फ़ायदेमंद है। इंडिया में इसका जो है जो चलन है वो बहुत कम है, बट हाँ बाहर के देशों में, बाहर की कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत ही ज़्यादा उम्दा ये जो है टेक्नोलॉजी होता है। बेसिकली दोस्तों ये जो है हमारे पास यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो मैंने डिफ़ाइन किया वो 4 चीज़ों से मैंने डिफ़ाइन किया है ना। दैट इज़ बेसिकली लेजर। लेजर का मतलब होता है रिकॉर्ड बुक। रिकॉर्ड बुक क्या होता है दोस्तों? रिकॉर्ड बुक का मतलब होता है जैसे बही खाता, जैसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई जो दुकानदार होते हैं उनका प्रॉफिट लॉस वाला होता है कॉलम, है ना, बही खाता, वो लिखते हैं कितना सेल हुआ, कितना इस बार मार्जिन बना, ये सारे। वैसे ही ये एक रिकॉर्ड बुक है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसका मतलब नो सिंगल पर्सन, कोई सिंगल पर्सन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कंट्रोल नहीं करता, सब अपने अपने मालिक के। एवरी यूज़र जो है वो हमारे पास, उसके पास कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर जो भी डेटा का। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? जो डेटा हम बेसिकली स्टोर कर रहे हैं ब्लॉकचेन के अंदर, वो मल्टीपल नोड्स या फिर नेटवर्क में जो है कॉपी उसकी जो है वो स्टोर होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक नोड में छेड़खानी करता हूँ तो बाकी जो नोड्स हैं वो करप्ट हो सकती है और उसमें जो है हमारा डिसेंट्रलाइज जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है वो बिगड़ सकता है। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ बेसिकली इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब दोस्तों हम ब्लॉकचेन के अंदर अगर डेटा को स्टोर एक बार कर देते हैं तो उसके बाद उस डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टरेशन उसका नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऑल्टर करेंगे तो हमारा पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ब्लॉकचेन, है ना। अगर सेंट्रलाइज्ड होता तो डेटा म्यूटेबल होता, और डेटा म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? डेटा जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये जो है गलत है, डेटा ऑल्टर होगा, इसका अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे पास आ जाएंगी। तो इसी वजह से जो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो बेसिकली हम फिर से रिपीट कर देता हूँ, ब्लॉकचेन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि बेसिकली डेटा को स्टोर करता है एंड इम्यूटेबिलिटी उसमें होती है। तो डेटा जो है वो हमारे नेटवर्क में, कंप्यूटर्स में स्टोर होता है, नोड्स में, जो कि कैन नॉट बी ईजिली ऑल्टर्ड, एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूटेबिलिटी को ये जो है इंश्योर करता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि बेसिकली यहाँ पे ब्लॉकचेन में कैसे हमारे पास डेटा स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ABCD ये 4 नोड हैं। ठीक है, अब इन चारों नोड्स में हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ डेटा होगा। अगर मान लो मैं D जो ब्लॉक है मेरा, उसमें मैं कुछ चेंजेस या फिर ऑल्ट्रेशन करता हूँ तो वो D जो डेटा है वो करप्ट हो गया। अब दोस्तों D का जो बेसिकली हैश, हम एक हैश वैल्यू डिफाइन करते हैं, वो हैश वैल्यू जो है वो C में प्रेजेंट होता है, C का हैश वैल्यू B में प्रेजेंट होता है, और A जो है क्योंकि वो पहला ही हमारा ब्लॉकचेन का ब्लॉक है, नोड है, तो उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग होता है, उसमें किसी का प्रीवियस हैश वैल्यू नहीं होता। तो अगर मैं एक को चेंज करता हूँ तो बाकी सारे जितने भी हमारे नोड्स हैं उसमें करप्शन आ जाएगा, करप्ट हो जाएंगे वो, और सारे जो पूरा ब्लॉकचेन का नेटवर्क है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था यहाँ पे ब्लॉकचेन होता क्या है।
और कैसे ये वर्क करता है, और 4 जो मेजर कंपोनेंट्स है, लेजर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, इम्यूटेबिलिटी क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ब्लॉकचेन का यूसेज कहाँ पे है, ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ यूज़ होता है दोस्तों? ब्लॉकचेन जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह अगर हम जो करते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारा डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में हमारा यहाँ पे यूज़ होता है। फिर अगर दोस्तों हमें किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो हम ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन के अंदर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए। फिर दोस्तों ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इंडस्ट्री जैसे सप्लाई चेन वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री होता है उसमें ये ज़्यादा हमारे पास काम में आ सकता है। फिर क्रिप्टो करेंसीज जो है ब्लॉकचेन के द्वारा बन सकती है, जैसे बिटकॉइन और ईथरम हम पढ़ेंगे आगे, तो वो सारी चीज़ें बनती हैं। फिर आइडेंटिटी और सेंसिटिव डेटा को दोस्तों हम अगर सिक्योर करना चाहते हैं तब हमारा ब्लॉकचेन जो है वो काम में आता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन का बेसिकली ओरिजिन क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले बात तो 1991 में ब्लॉकचेन के बारे में जो सिक्योर चेन ऑफ ब्लॉक्स के बारे में एक बेसिकली पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, टाइम स्टैम्प डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टुअर्ट हार्बर एंड डब्ल्यू स्कॉट, इन्होंने जो है ये बेसिकली एक बातचीत शुरू की थी, बट टेक्निकली वाइट पेपर में जो है सतोशी नाकामोटो, ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जो कि बेसिकली ब्लॉकचेन के बारे में इन्होंने जो है बातचीत की थी, और फर्स्ट जो बिटकॉइन का इन्वेंशन जो है सतोशी नाकामोटो ने किया था। अब बिटकॉइन का इन्वेंशन जो है बेसिकली लिखा तो सतोशी नाकामोटो है, बट एज सच उन्होंने बेसिकली उनका जो पूरा आइडेंटिटी है वो अननोन है। तो इसलिए डोरियन नाकामोटो करके जो है सिमिलर प्रोफेशन में एक इंसान है, और हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो सतोशी नाकामोटो है वो अपना आइडेंटिटी छुपा के बेसिकली डोरियन नाकामोटो यही इंसान है जिन्होंने बनाया था। तो अभी तक वो पता नहीं है, बट अगर कोई क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हु इन्वेंटेड द ब्लॉकचेन या हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन, तो आपको दोस्तों सतोशी नाकामोटो का नाम लिख के आना है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों डेटा स्टोर कैसे होता है। मैंने आपको बताया था ब्लॉक्स। अब दोस्तों ये हमारे पास एक ब्लॉक होता है, इसमें दोस्तों एक ब्लॉक नंबर होता है जिसको ब्लॉक नंबर 0 1 2 3 ऐसे करके होता है, ठीक है। अब उसके बाद हर एक ब्लॉक में अपना डेटा होता है, और प्रीवियस हैश का वैल्यू होता है और हैश वैल्यू होता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो बेसिकली एक आइडेंटिटी होता है या फिंगरप्रिंट आप बोल सकते हो, उसको हम हैश वैल्यू बोलते हैं। और दूसरे जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसका जो हैश वैल्यू होता है, फिंगरप्रिंट होता है, वो भी स्टोर करता है। तो प्रीवियस हैश, पहला जो ब्लॉक है उसका तो कोई प्रीवियस हैश है ही नहीं, तो उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। अब जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे प्रीवियस हैश वाला जो कंपोनेंट है, जो जगह है, उसमें हम एम्प्टी या फिर नल स्पेस छोड़ देते हैं, या फिर कुछ नहीं होता उसमें नल हम भर देते हैं, और जो आगे से ब्लॉक 1 में जो है वो हमारा प्रीवियस जो है वैल्यू जो है हमारा स्टोर होता है, और उस पर्टिकुलर ब्लॉक का भी हैश वैल्यू जो है, फिंगरप्रिंट जो है वो स्टोर होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक ब्लॉकचेन के ब्लॉक का। इसमें हम एल्गोरिदम बेसिकली जो हैश वैल्यूज़ है वो कैसे निकलती है, हम अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, हैशिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे MD5 और SHA एल्गोरिदम जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, उससे जो है हम ये हैश वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है दोस्तों, दैट इज़ डेटा स्टोरेज इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ना, तो इसलिए मतलब एक ब्लॉक जो होता है वो उसमें 3 चीज़ों से लेकर बना होता है। एक होता है हेडर, फिर आता है हमारा डेटा, एंड थर्ड आता है हैश वैल्यू, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है ब्लॉक हेडर। ये दोस्तों हमारे पास हर एक ब्लॉक का जो है मेटा डेटा स्टोर करता है, मेटा डेटा अबाउट द ब्लॉक, जो कि ब्लॉकचेन को वेरीफाई करने के लिए, इंटीग्रिटी और बेसिकली सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। अब एक ब्लॉक हेडर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक ब्लॉक वर्जन होता है जहाँ पे लिखा होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसका वर्जन क्या है, जहाँ पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हो उसका वर्जन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप ब्लॉकचेन में यूज़ कर रहे हो वो हमारे पास क्या है, वो ब्लॉक वर्जन में बेसिकली मेंशन होता है। ब्लॉक नंबर, ये जो है बेसिकली पोजीशन ऑफ द ब्लॉक बोल रहा है, चेन में कौन सी पोजीशन में, जैसे एरे में इंडेक्सिंग हम करते हैं तो आप ब्लॉक नंबर से वो इंडेक्सिंग आप जो है इन्फ्रेंस उसका ले सकते हो। फिर आता है टाइम स्टैम्प, जिस बेसिकली टाइम स्टैम्प में हम लिखते हैं जिस टाइम पे ये ब्लॉक जो है वो क्रिएट हुआ था, तो वो हमारे पास यहाँ पे टाइम स्टैम्प होता है। फिर आता है दोस्तों हमारा प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश वैल्यू है, ये 256 बिट हैश वैल्यू होता है, जो कि प्रीवियस जो ब्लॉक है उसका जो है हमारे पास यहाँ पे हैश वैल्यू होता है। अगर मान लो कुछ भी ऑल्टरेशन होता है तो ये जो है हैश वैल्यू जो है वो ब्रेक होता है और पूरा चेन जो है वो टूट जाता है, इसीलिए इम्यूटेबिलिटी जो है बेसिकली हमारे पास इंश्योर करता ही है। फिर आता है मर्कल रूट। मर्कल रूट जो है दोस्तों हमारे पास, जो हम आगे पढ़ेंगे मर्कल ट्री क्या होता है, मर्कल ट्री का जो रूट नोड होता है ना, उसका जो हैश वैल्यू है उसको हम मर्कल रूट बोलते हैं, वो भी हमारा हेडर में स्टोर होता है। फिर नुआंसे होता है, बेसिकली एक रेंज ऑफ रैंडम वैल्यू होता है। जब हम प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग करते हैं तब ये जो है माइनर्स जो है वो एक वैलिड
एक बेसिकली नंबर जो है वो जनरेट करते हैं, रेंज ऑफ वैल्यू जनरेट करते हैं, जो कि अपने माइनिंग के साथ ब्लॉकचेन माइनिंग में हमारा काम आता है। तो वो एक रैंडम वैल्यू है, आप सीधी सी बात है। फिर आता है टारगेट वैल्यू, जो कि बेसिकली कितना ये इंडिकेट करता है कितना ज़्यादा जो है एक ब्लॉक को माइन करने के लिए, बेसिकली ब्लॉकचेन का ब्लॉक बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगा, एफर्ट लगा, वो हमारा टारगेट वैल्यू होता है। अब आता है दोस्तों बॉडी सेक्शन। बेसिकली बॉडी सेक्शन में दोस्तों हमारे पास यहाँ पे पूरा डेटा होता है जो आप बेसिकली स्टोर करना चाहते हो, ट्रांजैक्शन डेटा हो गया या फिर कोई भी डेटा जो आप अपने ब्लॉक में स्टोर कर रहे हो, उसको हम ब्लॉक बॉडी बोलते हैं। फिर थर्ड आता है ब्लॉक हैश, जो कि एक हैश वैल्यू होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, ये एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है किसी भी ब्लॉक का, और अगर मैं एक भी बिट उसका चेंज करता हूँ तो पूरा ब्लॉक का जो पूरा ब्लॉक जो है वो चेंज हो जाता है, उसका हैश वैल्यू चेंज होता है, जिसको हम अवलांचे इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। हेडर फाइल बेसिकली हैश ऑफ प्रीवियस दिख रहे हो, तो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पे सारी कंपोनेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा लिखा हुआ है। अब मर्कल ट्री कुछ इस तरीके से होता है, उसका जो रूट वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर होता है हर एक इसमें। जो पहला ब्लॉक होता है उसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी बोलते हैं, और ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन। अगर पूछ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन बताइए, तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आनी है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होता है, ठीक है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन, सबसे पहली बात तो जो पब्लिक ब्लॉकचेन होता है वो हमारे पास सबके लिए ओपन होता है, और सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माइनिंग बेसिकली डेटा माइनिंग नहीं करना, ब्लॉक माइनिंग जो होता है, ब्लॉकचेन बनाना होता है, वो कर सकते हैं। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसका मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता, सब लोग अपने अपने मालिक है। नो ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी एक इंसान जो है वो इसको मैनेज नहीं कर रहा होता। सिक्योरिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा है और डिसेंट्रलाइज बहुत ज़्यादा है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इसमें जो ट्रांजैक्शंस है या फिर बेसिकली वैलिडेशंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ये जो ट्रांजैक्शन स्पीड है इसमें वो बहुत ज़्यादा थोड़ा स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना भी डेटा है वो सारे पार्टिसिपेंट्स के पास उसका कॉपी है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द नेटवर्क। इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन इज़ बेसिकली हमारे पास बिटकॉइन यानी ईथरम, हम आगे पढ़ेंगे। और इसका जो बेस्ट यूज़ है क्रिप्टो करेंसीज में हमारे पास होता है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, डी ऐप्स जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हमारे पास होता है। अब आता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन दोस्तों हमारे पास कुछ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स या फिर सिलेक्टेड ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारे पास जो है वो होता है। इसमें जो है बेसिकली पार्शियली सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड होता है हमारे पास। कंसोर्टियम बेस्ड कंट्रोल यहाँ पे हमारे पास होता है। कंसोर्टियम बेसिकली हमारे पास जो होता है परमिशनड ब्लॉकचेन जो है उसका पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम बेसिकली डेमोक्रेटिकली जो है एक पर्टिकुलर मुद्दे में जो है वो हम लोग एग्री करते हैं, राइट। देन आता है फास्टर बेसिकली ट्रांजैक्शन स्पीड दोस्तों बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि फ्यूअर वैलिडेशन जो है वो कम होती है, और ट्रांसपेरेंसी थोड़ा लिमिटेड होता है। जितने ऑथोराइज्ड पीपल है उन्हीं को ये जो है हमारा ट्रांसपेरेंसी होता है। इसके एग्जांपल बेसिकली हाइपर लेजर फैब्रिक होता है, आर्थिक कोडा होता है, और ये बैंकिंग सप्लाई चेन वगैरह में इंटरनल एप्लीकेशंस में ज़्यादातर यूज़ होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली आप DIT से भी याद रख सकते हो, दैट इज़ बेसिकली सिक्योरिटी अलग से आएगा, बट या फिर SID इससे भी याद रख सकते हो। मैं आपको ये बोलूँगा आप 3 इसमें से याद रखो, दैट इज़ बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी, एवरी नोड हैज़ अ कॉपी ऑफ द लेजर। एंड फिर आता है इम्यूटेबिलिटी, दैट इज़ डेटा कैन नॉट बी ऑल्टर, डिलीटेड और एडेड। एक बार ऐड हो गया उसके बाद हम इसको डिलीट और उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, बेसिकली सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो लेजर को देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन लिखा हुआ है। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे लिखा हुआ है। मेन चीज़ तो ये है कि हमारे पास एप्लीकेशंस पहले देख लेते हैं। सप्लाई चेन, बैंकिंग, फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसीज में, हेल्थ केयर में, वोटिंग सिस्टम्स में, IoT एंड स्मार्ट डिवाइसेस में हमारे पास डिजिटल आइडेंटिटी एंड सर्टिफिकेट्स में ब्लॉकचेन का एप्लीकेशंस है। एडवांटेजेस बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया ना फंडामेंटल पिलर्स, वही जो है आप एडवांटेजेस में यूज़ कर सकते हो कि डिसेंट्रलाइज होता है, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी, सिक्योरिटी है ना, टैम्पर प्रूफ होता है, ऑटोमेशन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, फ्रॉड प्रिवेंशन हमारे में यूज़ होता है, बेसिकली फ्रॉड प्रिवेंट हम कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन। फिर डिसएडवांटेजेस में दोस्तों स्केलेबिलिटी इशूज़ है ना, और बेसिकली स्लोअर ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होती है, मैंने आपको बताया था पब्लिक ब्लॉकचेन में। और दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ब्लॉकचेन ग्रो होता रहता है, तो ब्लॉकचेन बेसिकली डेटा ही होता है ना, तो जैसे जैसे डेटा ग्रो होता जा रहा है वैसे वैसे स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज के रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, तो वो थोड़ा हमारा एक ड्रॉबैक है। रेगुलेटरी एंड लीगल अनसर्टिनिटीज़, दोस्तों ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि
लोग जब अपना डेटा शेयर कर रहे हैं बेसिकली उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जहाँ रख रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ कुछ जो गवर्नमेंट्स है वो अथॉरिटी नहीं देती है। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स होती है पब्लिक ब्लॉकचेन में, तो वो भी हमारा एक रहता है। अब दोस्तों कंसेंसस प्रोटोकॉल भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। कंसेंसस प्रोटोकॉल दोस्तों, अगर कभी भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम सब लोग कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम एक मत हो रहे हैं या फिर एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा सब लोगों का होना, उसी को हम कंसेंसस बोलते हैं। अब कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली कंसेंसस का मतलब होता है रजामंदी होना। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम सब अगर अग्री कर रहे हैं तो उसको हम कंसेंसस बोलते हैं। और ये जो है बेसिकली प्रोटोकॉल बेसिकली, क्योंकि एक चीज़ पे अग्री करना, आप पता ही होगा आपको, अगर आपके दोस्त हैं, अब सब लोग जो है हमारे पास दोस्ती के ग्रुप में क्या होता है कि भाई कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई अग्री नहीं होता। तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना, स्पेशली ब्लॉकचेन के अंदर भी। तो ये इंग्लिश में वही चीज़ लिखा हुआ है, अग्रीइंग ऑन अ सिंगल वर्जन ऑफ द ट्रूथ बाय ऑल द पीयर्स ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो ये कंसेंसस प्रोटोकॉल हमारे पास यहाँ पे होता है। ये दो टाइप की होती है। पहला आता है परमिशन लेस टाइप। बेसिकली यहाँ पे जो लीडर है वो रैंडमली हम इलेक्ट करते हैं, PRN इलेक्शन एल्गोरिदम हम यूज़ करके। यहाँ पे फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हमारे पास होता है। अब परमिशन टाइप में क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता है। ये तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स हैं ब्लॉकचेन के अंदर वो हमारा लिमिटेड हो, ठीक है। तो ये पार्शियली हमारे पास डिसेंट्रलाइज होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, उसमें हमारे पास आपके एक कॉलेज का जो आपका क्लास है, उसमें अगर आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, तो एक हमारे पास तरीका है कि भाई जो HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आपके कॉलेज का, उसको कोई बच्चा बेसिकली पता हो और वो जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हाँ ये जो है पढ़ने में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है और लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो ये जो है चूज़ करता है। जो HOD होते हैं कॉलेज के वो चूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम परमिशन लेस बोलते हैं, जहाँ पे रैंडमली हम लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं। बट परमिशन में हम डेमोक्रेटिक बेसिकली हम वोटिंग करते हैं एंड फिर जो है CR जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि कंसेंसस प्रोटोकॉल के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक बेसिकली हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं। किसके अंदर? हमारे कंसेंसस प्रोटोकॉल के अंदर। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हम डायरेक्टली जो डिफरेंस है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। सबसे पहली बात तो प्रूफ ऑफ वर्क, जो भी माइनर्स होते हैं जो कि ब्लॉकचेन का ब्लॉक्स बनाते हैं, जब भी दोस्तों वो एक ब्लॉक सक्सेसफुली कंप्लीट या फिर बना लेते हैं ना, तो बेसिकली माइनर्स को जो है वो मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट को जो है डालना पड़ता है ना। और उसी मेहनत की वजह से वो माइनर्स जो होते हैं, ब्लॉकचेन माइनर्स जो होते हैं, उनको एक रिवार्ड मिलता है और ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो उनको मिलती है बेसिकली, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन का फ़ीस उनको मिलता है। तो माइनर्स सॉल्व द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स टू ऐड अ ब्लॉक एंड माइनर्स गेट ब्लॉक रिवॉर्ड्स, है ना। तो इसमें हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उनका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेरी हाई और यूजेज होता है। इसका जो एग्जाम्पल्स है लाइट कॉइन, बिटकॉइन वगैरह वगैरह हो गया। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है दोस्तों? प्रूफ ऑफ स्टेक बेसिकली हमारे पास ये होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, कोई भी इंडिविजुअल अगर एक ब्लॉक बना रहा है तो उसमें कितना उसने स्टेक यूज़ किया। स्टेक का मतलब क्या हुआ? बेसिकली नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो उसने ब्लॉकचेन को बनाने में यूज़ किया, जो कि बेसिकली माइनिंग में हमारा यूज़ होता है। तो माइनिंग करने के चक्कर में उसने कितने कॉइन्स जो है यूज़ किए एक ब्लॉकचेन को बनाने के लिए। तो प्रूफ ऑफ स्टेक्स वही होता है, हाउ मेनी कॉइन्स दे स्टेक और लॉकअप। वैलिडेटर्स जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो उनको मिलती हैं और स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलता है। दो ही चीज़ें हैं बेसिकली, कंसेंसस प्रोटोकॉल जो है वो सेम ही है, बट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्रूफ ऑफ वर्क, कि माइनर्स को जो है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम पजल सॉल्व करना पड़ता है एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए। और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? वैलिडेटर्स जो हैं बेसिकली जो माइनर्स हैं उनको कितने कॉइन्स जो है यूज़ करने पड़े पर्टिकुलर ब्लॉकचेन बनाने के लिए। तो यहाँ पे इथरम हो गया, कार्डानो, पोल्काडॉट, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ठीक है। अब दोस्तों हम अपने सेकंड कंसेप्ट की ओर, सेकंड टॉपिक की ओर जाने वाले हैं, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ हैशिंग। हैशिंग दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हैशिंग क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों। कभी भी अगर हम बेसिकली हैशिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम कोई भी इनपुट, अगर हमारा डेटा है, उस डेटा को या फिर इनपुट डेटा है जो कि किसी भी लेंथ का हो सकता है ना, उसको अगर हम फिक्स्ड लेंथ यूनिक आउटपुट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम हैश या फिर डाइजेस्ट बोलते हैं, कोई भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम का यूज़ करके उसको हम हैशिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो है सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा को जो है वो हमारा मेंटेन करता है, इंश्योर करता है, ठीक है। तो जैसे CIA प्रिंसिपल होता है, CIA प्रिंसिपल दोस्तों हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। ये तीन हमारे पास चीज़ें बनी होती है ब्लॉकचेन, तो ये CIA प्रिंसिपल होता है। तो बेसिकली जो हमारा
हैश वैल्यू है ना, जो आउटपुट वैल्यू है जो कि फिक्स लेंथ का होता है और आर्बिट्रेरी लेंथ लेता है, उसको फिक्स लेंथ में कन्वर्ट कर देता है मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज़ करके, इसको हम हैशिंग बोलते हैं। अब ये कैसे करता है, बेसिकली ये हैश फंक्शन का यूज़ करता है। हैश फंक्शन जो है डेटा को मैप करता है, फिर एक फिक्स लेंथ हैश वैल्यू जनरेट करता है। डेटा इंटीग्रिटी और हमारा वेरिफिकेशन, पासवर्ड स्टोरेज, ब्लॉकचेन में हमारा इस्तेमाल होता है। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेसिकली गुड हैश फंक्शन की, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। पहली चीज़ तो कि दोस्तों अगर किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर जो हैशिंग टेक्निक है वो क्या कर रहा है, एक हैश वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो उस डेटा इनपुट के लिए बार बार अगर आप करोगे तो सेम ही हमारे पास हैश वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चेक किया, जनरेट किया तो हैश वैल्यू आ रही है, दूसरी बार किया तो उसी वर्ड का जो है हैश वैल्यू चेंज हो गया। सेम इनपुट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम हैश, तो इसको डिटर्मिनिस्टिक हम लोग बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो है गुड हैश फंक्शन का, पहला तो वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, फिक्स्ड साइज़ होना चाहिए, मतलब बेसिकली आउटपुट जो है वो फिक्स लेंथ का होता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे MD5 एल्गोरिदम आपको दिख रहा होगा नीचे, तो वो जैसे हमारे पास यहाँ पे 128 बिट का लेंथ का हमारा आउटपुट देता है। SHA-256 जो है वो 256 बिट का हमारा आउटपुट देता है। फिर आता है फास्ट कंप्यूटेशन हमारे पास होता है, इजी टू कंप्यूट होना चाहिए जो हमारा हैशिंग एल्गोरिदम है। कोलिजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, बेसिकली दो इनपुट्स का सेम हैश वैल्यू नहीं होना चाहिए। अवलांचे इफेक्ट होना चाहिए, अगर मैं छोटा सा भी चेंज करता हूँ अपने इनपुट में तो पूरा जो हैश हमारा वैल्यू है वो हमारा बिग चेंज होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, तो उसको अवलांचे इफेक्ट बोलते हैं। फिर हमारा दोस्तों ये बेसिकली हैशिंग जो है ना वो एक वन वे फंक्शन होता है। इसका मतलब हम इसको हैश करके ना इनक्रिप्ट कर देंगे, बेसिकली हम इसको क्या करेंगे अलग बेसिकली उसको एक फिक्स लेंथ पे ले आएंगे, हैश कर देंगे, हैश वैल्यू ले आएंगे उसका, ठीक है ना, बट उसको हम वापस से सेम ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ नहीं ले सकते है ना, हार्ड टू वेरीफाई द डेटा। और ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिकोडिंग टफ होती है, तो उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं प्री इमेज रेजिस्टेंस, हार्ड टू डिराइव द इनपुट फॉर द हैश, ठीक है। तो हैश फंक्शन कोई भी वैल्यू जो है फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट सेम होता है, मैंने आपको बता दिया, डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं इसको। और ये जो है बेसिकली जो हैश होता है ना, हैश वैल्यू, वो वेरीफाई करने में कोई भी डेटा जो है वो टैम्पर्ड नहीं है, मॉडिफाइड नहीं हुआ, करप्ट नहीं हुआ, उसको वेरीफाई करने के लिए हम हैश वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम हैशिंग का सबसे पहला एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है MD5 एल्गोरिदम, जिसको हम मैसेज डाइजेस्ट 5 एल्गोरिदम बोलते हैं। ये जो है 1991 में दोस्तों रोनाल्ड रेवेस्ट करके एक हमारे बहुत ही ज़्यादा उम्दा रिसर्चर थे, उन्होंने जो है इसके बारे में पहली बार जो है प्रपोज़ किया था। दोस्तों ये क्या करता है, ये एक हैशिंग एल्गोरिदम है जो कि आर्बिट्री मैसेज का कोई भी बेसिकली लेंथ का कोई भी लेंथ हो सकता है उसका मैसेज लेता है और वो एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट को कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली आउटपुट देता है फिक्स्ड लेंथ का। और वो फिक्स्ड लेंथ क्या है, इन केस ऑफ मैसेज डाइजेस्ट 5 एल्गोरिदम ये जो है 128 बिट का हैश वैल्यू देता है, जिसमें 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो प्रोसेस है हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं उसमें हम इसको कवर करेंगे। मैं आपको ये पॉइंट बता दे रहा हूँ कि बेसिकली MD5 जो है उसमें 4 राउंड का ऑपरेशन हम करते हैं। क्या ऑपरेशन होता है वो आगे देखेंगे। इसमें 64 स्टेप्स होते हैं। अगर मैं MD4 की बात करूँ तो इसमें 3 राउंड का ऑपरेशन हम करते हैं जिसमें 48 स्टेप्स होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट MD5 एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये था हमारा, और भी एल्गोरिदम से MD5, SHA, HAMC, रिपमेड, ये सारी चीज़ें हैं, बट वो हमारा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम SHA एल्गोरिदम और पढ़ेंगे। दोस्तों ये चीज़ वहीं लिखी है, क्रिप्टोग्राफिक बेसिकली हमारा जो हैश फंक्शन होता है वो क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है फिक्स लेंथ में। MD5 उसका हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, और MD5 का बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम स्टेप डाउन एल्गोरिदम के की स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आता है SHA एल्गोरिदम। क्या होता है दोस्तों, सिक्योर हैश फंक्शन एल्गोरिदम। ये जो है बेसिकली इसके बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम्स हैं। बेसिकली SHA-1 160 बिट का, फिर SHA-2 होता है, दैट इज़ 224, 256, 384 बिट का होता है, 512 बिट का होता है, फिर SHA-3 आता है। बट इन सब में जो SHA-256 है ना वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, और ये जो है एक 256 बिट का हैश वैल्यू जो है वो जनरेट करता है, आउटपुट जनरेट करता है, जिसमें 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स रहते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें भी कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल 512 बिट्स के जो है मैसेज को हम पैड करेंगे, वो आगे हम देखेंगे बेसिकली कैसे करते हैं। फिर 8 हैश वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे, 64 वर्ड को शेड्यूल करेंगे, 64 राउंड्स पर बिट वाइज ऑपरेशन करेंगे, और फिर अपडेट करते करते जो है हमें 256 बिट का एक डाइजेस्ट बेसिकली हैश वैल्यू मिलेगा। डाइजेस्ट का मतलब होता है हैश वैल्यू हमें मिल जाएगा, जिसको हम यूज़ करेंगे।
अब दोस्तों आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं 100% क्वेश्चन आने की संभावना ये है, इसको हम बोलते हैं जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग JCA फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली हमारे पास एक तरीका है जावा के थ्रू जितने भी एल्गोरिदम्स मैंने आपको बताया, MD5 एल्गोरिदम, SHA एल्गोरिदम, सिक्योर हैश फंक्शन एल्गोरिदम, है ना, वो जो है इन एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है ये, है ना। तो बेसिकली द जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर इज़ अ फ्रेमवर्क इन जावा दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ क्लासेस एंड APIs फॉर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस। ये जो है डेवलपर को हैश डेटा इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने में यूज़ होता है, डेटा को हैश करने के लिए यूजिंग MD5 एल्गोरिदम, SHA एल्गोरिदम, है ना, और डिजिटल सिग्नेचर्स को जो है वेरीफाई करने के लिए, सर्टिफिकेट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, JCA के अंदर बेसिकली मैसेज डाइजेस्ट क्लास को अगर हम यूज़ करेंगे, यूज़ करके वी फाइंड द हैश वैल्यू ऑफ एनी इनपुट यूजिंग द MD5 एल्गोरिदम। अब कैसे करते हैं, यहाँ पे दोस्तों यूज़ करने के लिए यहाँ पे जो 5 मेन चीज़ें लिखी हुई हैं, जो क्लासेस है जो हम यूज़ करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम लोग अगर मैसेज डाइजेस्ट क्लास हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं जो कि हैशिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, मैसेज डाइजेस्ट गेट इंस्टेंस एल्गोरिदम का नाम बेसिकली SHA या फिर MD5 जो कि बेसिकली एक मैसेज डाइजेस्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। फिर हम जो है अपने बेसिकली हैश वैल्यू को कंप्यूट करते हैं यूजिंग डाइजेस्ट बाइट। फिर उसको हम जो है बेसिकली जो स्ट्रिंग है उसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं गेट बाइट्स करके, फिर उसको फॉर्मेट करते हैं हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिदम लिखा हुआ है JCA का। मैं आपको डायरेक्ट कोड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे जो है हम MD5 एल्गोरिदम का यूज़ करके, एक वर्ड है USAR, उसको USAR, उसको हम कैसे जो है अपना कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली यूजिंग द JCA एल्गोरिदम। सबसे पहले दोस्तों हम जावा सिक्योरिटी मैसेज डाइजेस्ट जो क्लास है उसको हम कॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और बाकी एक्सेप्शन के लिए हम लोग जो है जावा सिक्योरिटी नो सच एल्गोरिदम एक्सेप्शन को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है दोस्तों, कोई भी अगर माल फंक्शनिंग होता है या फिर वल्नरेबिलिटीज़ आते हैं हमारे कोड के अंदर, है ना, तो फिर जो है वो ट्राई कैच में अगर हम डाल देंगे तो बेसिकली वो चीज़ अवॉइड की जा सकती है। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो जावा में हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे MD5 हैश एग्जाम्पल करके, मैंने नॉर्मल बना दिया, और इसमें जो है बेसिकली पब्लिक स्टैटिक, बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक स्टैटिक। एक्सेस मॉडिफायर हमने पब्लिक लिया क्योंकि यहाँ पे आपको पब्लिकली जो है वो करना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे जो है आप हैश वैल्यूज़ को ये कर पाओ, फेच कर पाओ, राइट। अब दोस्तों आता है हमारे पास स्ट्रिंग इनपुट हमने लिया USAR, है ना, जो हमें कन्वर्ट करना था। अब जो है दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट MD करके मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया, जिसमें दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न करता है मैसेज डाइजेस्ट ऑब्जेक्ट को, है ना, मैसेज डाइजेस्ट जो है ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न करता है। और इसमें मैंने MD5 एल्गोरिदम जो है एल्गोरिदम का नाम MD5 लिख दिया, क्रिएट द MD5 इंस्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, इनपुट को बाइट्स में कन्वर्ट किया। बेसिकली इनपुट को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए बाइट हैश बाइट्स करके उसको मैंने स्टोर किया MD.digest करके, और गेट बाइट्स, है ना, तो हैश वैल्यू मैंने जनरेट कर दिया। अब दोस्तों मैं बाइट्स को जो है क्या कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये कन्वर्ट करने के बाद वापस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा एल्गोरिदम ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इनपुट जो लिया था उसको प्रिंट कर रहा हूँ, और जो MD हैश वैल्यू आता है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। MD5 का जो हैश वैल्यू हमने कन्वर्ट किया है उसको प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मान लो कुछ एरर आता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे मैसेज एरर को हैंडल कर रहे हैं, तो वो अलग चीज़ होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द JCA एल्गोरिदम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम जहाँ पे हम कर रहे हैं। अब दोस्तों यही चीज़ अगर मैं SHA-256 में करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, सारा कोड सेम रहेगा, है ना, सारा कोड सेम रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो 128 बिट का फिक्स लेंथ आउटपुट हमें मिल गया, है ना। बट यहाँ पे अगर मैं SHA-256 लगा रहा हूँ, सारा कोड सेम रहेगा, जस्ट तो बस यहाँ पे मैसेज गेट इंस्टेंस में SHA-256 एल्गोरिदम को हमें यहाँ पे जो है मेंशन करना है। वहाँ पे MD5 किया था, यहाँ पे SHA-256 करना है, जिससे आप SHA-256 के थ्रू एल्गोरिदम यूज़ करके आप जो है मैसेज को ये करो, यहाँ पे आपको 256 बिट्स का जो है आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यही चीज़ दोस्तों अगर हम पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे एक हैश लाइब्रेरी होता है जो कि पाइथन में हम इंपोर्ट करते हैं, और MD5 हमने लिखा hashlib.md5। हैशलिब जो है वो लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल का नाम है, और MD5 जो है वो एल्गोरिदम है। फिर हम जो है हेलो को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, हेलो को किस में, अपने हैश वैल्यू में, और हैश वैल्यू को फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वो हमारे पास एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। फिर SHA-256 लगाने के लिए MD5 की जगह SHA-256 लगा दो, तो वो हो गया हमारे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि भाई हमारे पास कैसे पाइथन में या फिर जावा में JCA हमारे पास कैसे सेम चीज़ कर सकता है, दैट इज़ जावा क्रिप्टोग्राफिक आर्किटेक्चर, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास आता है
और एक नया और इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट जिसका नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट आर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहली बात तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ऐसे प्रोग्राम्स होती हैं जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है। अब इथेरियम दोस्तों क्या होता है? इथेरियम इज़ बेसिकली हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पे पूरा ब्लॉकचेन जो है बेसिकली ब्लॉकचेन बेस्ड हमारा क्रिप्टो करेंसी होता है, जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखी जाती है, राइट। अब दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम कुछ रूल्स एंड कंडीशंस किसी एग्रीमेंट के ऊपर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंडीशंस को लिख देते हैं। इसमें हम रूल्स को डिफाइन करते हैं, रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करते हैं, है ना। एंड बेसिकली उसको क्या करते हैं, हम एनफोर्स करते हैं कोड के थ्रू, एनफोर्स करते हैं उसको, रन कर ऑटोमेटिकली रन करता है वो, जो जब भी ये रूल्स हमारे पास फुलफिल होते हैं वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। अब की पॉइंट्स क्या है दोस्तों कि बेसिकली ब्लॉकचेन नोड्स जो है वो कैन नॉट बी ऑल्टर्ड आफ्टर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है हमारे पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहला जो हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था वो निक ज़ाबो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्चर, जो निक ज़ाबो थे, उन्होंने डिजिटल वेंडिंग मशीन के ऊपर जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, है ना। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ना सेट ऑफ रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होता है कि अगर ये होगा तो आपको कुछ भी हो जाए ब्लॉकचेन के ऊपर, आपको ये कर देना है, या आपको ये ऑटोमेटिकली कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। लैंग्वेज जो जिससे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं बेसिकली दैट इज़ बेसिकली सॉलिडिटी करके लैंग्वेज होता है, एंड वाइपर करके लैंग्वेज होता है, और मैक्सिमम साइज़ जो होता है किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो 12 KB के अराउंड हमारे पास यहाँ पे होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इम्यूटेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रस्टलेस, नो नीड टू फॉर अ ट्रस्ट थर्ड पार्टी, सिक्योर होता है, जो क्योंकि ब्लॉकचेन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। डिसेंट्रलाइज मैंने आपको बता दिया था, नो सिंगल अथॉरिटी, कोड कैन नॉट बी चेंज। हाँ, एक बार हमने दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता उसमें। एक बार हमने जो है बेसिकली कांट बी डिलीटेड बाय डिफ़ॉल्ट, इरिवर्सिबल होता है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक बार डिप्लॉय हो गया उसके बाद मैं उसको जो है ऑल्टर नहीं कर सकता, है ना, तो इम्यूटेबल होता है हमारे पास। मैंने वेंडिंग मशीन का आपको बता दिया, निक ज़ाबो ने पहली बार इसने किया था। एप्लीकेशंस क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की? फाइनेंस, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, वोटिंग, NFT दैट इज़ नॉन फंजिबल टोकन्स हमारे पास होता है वहाँ पे। ये सारी जो है हमारे पास एप्लीकेशंस है हमारे पास किसकी? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अब दोस्तों इसके ऊपर एक बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हुआ था, उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क है दैट इज़ बोस्का करके, है ना। तो बोस्का इज़ बेसिकली ब्लॉकचेन ओरिएंटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जो कि स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क या फिर मॉडल है जो कि मैनेज करता है और क्रिएट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। सो इट फोकसेस ऑन स्टैंडर्डाइजिंग द वे ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटर्न, वेरीफाइड एंड एनफोर्स। जो की पॉइंट्स है बोस्का जो है फुल फॉर्म है ब्लॉकचेन ओरिएंटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का। बोस्का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन डेटा के साथ डायरेक्टली लिंक करता है, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफाइन होती है रूल्स, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड पेनल्टी, जैसे आप मान सकते हो इसको एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई हैं। तो किस तरीके से जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखना चाहिए, कैसे वेरीफाई होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कैसे एनफोर्स करेंगे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, एक स्टैंडर्डाइज वे है, इसको हम उसका बोलते हैं ना। और बग्स और वल्नरेबिलिटीज़ को जो है ये रिड्यूस करता है बाई एनहांसिंग द सिक्योरिटी, है ना। इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई इंटरऑपरेबिलिटी, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है यूजिंग द बोस्का आर्किटेक्चर या बोस्का आइडिया जो है बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, है ना, तो ईजी हो जाता है। नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करती हैं? सबसे पहले आप डिफाइन करोगे रूल्स को, स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे इफ़ बायर पेज ट्रांसफ़र द आइटम, तो ये अगर बायर ने पे कर दिया तो आपको आइटम ट्रांसफ़र करना ही करना है, तो ये रूल हो गया। अगर ये फुलफिल होगा, इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो बात खत्म, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होगा ही होगा। फिर हमें कोड राइट करना पड़ता है सॉलिडिटी में या फिर वाइपर पर, जैसे मैंने आपको बताया। फिर ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करेंगे, मतलब ब्लॉकचेन में हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे और फिर एग्जीक्यूशन को हम जो है ट्रिगर करेंगे, और बेसिकली क्या करेंगे, अगर कंडीशंस मेट होती है तो ब्लॉकचेन हमारा एग्जीक्यूट होगा और टोकन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन जो कि डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं, जैसे रिमिक्स आईडी, जो तो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखना है तो हम रिमिक्स आईडी करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम सॉलिडिटी के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जो है बेसिकली इस URL में जाके ट्राई कर सकते हो लिखना। बेसिकली यहाँ पे हम सॉलिडिटी के थ्रू जो है क्या करते हैं, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं, राइट।
तो सॉलिडिटी लैंग्वेज क्या होता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है दोस्तों हमारा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के, है ना। तो जब भी हम ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे, तो हम सॉलिडिटी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखने के लिए, राइट। तो ये स्टेप्स हैं कुछ दोस्तों, आप जो है इसको फॉलो कर सकते हो टू डिप्लॉय एंड क्रिएट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आप रिमिक्स में जाओगे, सॉलिडिटी का फाइल बनाओगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट कोड लिखोगे जो कि आप एग्जांपल में अभी हम पढ़ेंगे, कंपाइल करोगे, डिप्लॉय करोगे, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो है एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले MIT का लाइसेंस होता है SPDX का, है ना। उसके बाद प्रैग्मा सॉलिडिटी होता है जहाँ पे हम वर्जन को, सॉलिडिटी का जो वर्जन है वो डिफाइन करते हैं। प्रैग्मा जो है वो वर्जन को डिफाइन करने में हेल्प करता है, राइट। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट। एक मैंने सिंपल स्टोरेज करके फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली नाम, कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया सिंपल स्टोरेज, जहाँ पे अनसाइंड इंटीजर जो है मैं ले रहा हूँ 256 बिट्स का। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास यहाँ पे है और डेटा मैंने यहाँ पे लूँगा। तो डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ, गेट द डेटा, नीचे आप देख सकते हो फंक्शन टू रिट्रीव द डेटा, फंक्शन गेट डेटा, पब्लिक व्यू रिटर्न्स यू इंट, है ना। तो मैं डेटा को यूज़र से लूँगा कि डेटा को क्या मैं लेना चाहता हूँ। बेसिकली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, यूज़र से डेटा लेके स्टोर कर रहा है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट जो स्टेप है उसको मैंने गेटर फंक्शन यूज़ किया और क्या किया, मैंने डेटा को गेट किया, फिर मैंने उसको सेट किया है बेसिकली सेटर फंक्शन का यूज़ करके, फंक्शन टू द सेट द डेटा, फंक्शन सेट डेटा करके मैंने यहाँ पे डेटा को स्टोर कर दिया। तो मैंने ये जो वैल्यू है वो फंक्शन, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ब्लॉकचेन में ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। जब आप दोस्तों इसको कंपाइल करके डिप्लॉय करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे गैस फीस मांगेगा, गैस लिमिट मांगेगा। अब गैस लिमिट क्या होता है, गैस लिमिट एक मैथमेटिकल वैल्यू होता है। ये क्या दर्शाता है, बेसिकली जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, उसको रन करके डिप्लॉय करने में जो अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट हुआ है, उसका मैथमेटिकल वैल्यू को हम गैस लिमिट बोलते हैं, है ना। ब्लॉकचेन नेटवर्क में जब मैंने रन और डिप्लॉय किया किसी भी ट्रांजैक्शन को, तो वो जो अमाउंट ऑफ एफर्ट यूज़ हुआ है ना, उसका मैथमेटिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गैस लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है गैस फीस भी बोला जाता है। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कोड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है। एडवांटेजेस बेसिकली ऑटोमेशन का, हमारे पास सेव टाइम, ट्रांसपेरेंट सिक्योर होता है, रिड्यूस द नीड ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब बीच का कोई रोल नहीं होगा, आप अपने आप जो है हमारा सारा काम होता रहेगा और इजीली जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ बेसिकली मर्कल ट्री फॉर्मेशन। मर्कल ट्री बेसिकली हमारे पास एक हैश ट्री होता है जो कि ये बना होता है बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, और ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है दोस्तों, डेटा इंटीग्रिटी और जो वैलिडिटी है उसको इंश्योर करने के लिए हम मर्कल ट्री का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो है इंट्रोड्यूस हुआ था ये बेसिकली रैल्फ मर्कल 1979 में। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था इसमें, और इनके नाम में जो है बेसिकली मर्कल ट्री का हमारे पास कंसेप्ट आता है। और हमने जो है पढ़ा था यहाँ पे, जब हम ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो जो बेसिकली हेडर में हमारे पास जो मर्कल रूट का कंसेप्ट आता है, तो वो मर्कल रूट जो है बेसिकली हम अभी देखने वाले हैं। तो दो इसमें खासियत है जो मैं नोट करके यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। मर्कल ट्री क्या फ़ायदा है उसमें, डेटा इंटीग्रिटी और वैलिडिटी को इंश्योर करता है। और दूसरा, अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है तो उसमें वेरिफिकेशन जो पर्पस होता है उसको बहुत एफिशिएंटली जो है मर्कल ट्री कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कैसे हम मर्कल ट्री को बनाते हैं, राइट। सो मर्कल ट्री दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखता है। ये तो हमारे पास एग्जांपल हो गया, बट हम जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसका जो है मर्कल ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको स्टेप बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ सके। सो सबसे पहली बात तो दोस्तों, मर्कल ट्री हमारे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नंबर है तो उसका मर्कल ट्री हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 16 जो नंबर्स हैं, 16, दैट इज़ बेसिकली द क्रेडिट कार्ड नंबर। फिर जो 3 होते हैं वो हमारा CVV होता है, और लास्ट के जो है वो एक्सपायरी डेट ऑफ द क्रेडिट कार्ड होता है ना। तो टोटल अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 25 आता है। पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा ब्लॉक्स के अंदर। 5-5 का मैंने यहाँ पे, क्योंकि 25 था तो मैंने 5-5 पे ईच इक्वल ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे 2 1 3 4 5 6 4 7 2 4 है ना, ऐसे करके मैंने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया। अब हर एक ब्लॉक का बेसिकली जो 2 1 3 4 5 है, 6 4 7 2 4 है, हर एक ब्लॉक का 5 ब्लॉक बने थे। हर एक ब्लॉक का मैंने क्या किया, हैश वैल्यू कैलकुलेट किया, है ना। आप उसके लिए MD5 एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हो या फिर सिक्योर हैश एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हो, 256 एल्गोरिदम, वो भी आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी हैश फंक्शन या फिर हैश एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करके आपने क्या किया, आपने उस क्रेडिट कार्ड के जो ब्लॉक्स बनाए थे, आपने स्प्लिट किया था, उसके ब्लॉक्स का आपने हैश वैल्यू निकाल लिया। अब जो है आता है हमारे पास यहाँ पे मर्कल ट्री बनाना। तो जो आपने हैश वैल्यू कैलकुलेट किया है, हर एक हैश वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है वो जो है लीफ नोड्स होते हैं मर्कल ट्री का।
अब आपने हैश वैल्यू 1 2 3 4 5 हमने निकाला था, तो आपने उसको लीफ नोड में रख दिया। अब दोस्तों जो पहले के दो हैं, लेफ्ट से राइट, बॉटम टू टॉप हम जाएंगे और लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, तो जो पहले के दो हमारा हैश वैल्यूज़ हैं उसको हमने क्या किया, कंबाइन किया और नया हैश वैल्यू बना दिया, हैश वैल्यू 1 2, और इन दोनों को कंबाइन किया, हैश वैल्यू 3 और हैश वैल्यू 4 को, और कंबाइन करके हैश वैल्यू 3 4 बना दिया। और क्योंकि हैश वैल्यू 5 अकेला था, मेरी तरह सिंगल था, इस वजह से मैंने इसको ऊपर डायरेक्टली पुश कर दिया। तो लेवल 1 में हमारे पास ये 3 नोड्स आ गए जिसको हम कॉन्कैटिनेट करके लाए हैं। अब क्या करेंगे, हैश वैल्यू 1 2 और हैश वैल्यू 3 4 लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके कॉन्कैटिनेट करके हैश वैल्यू 1 2 3 4 बना देंगे, जो कि लेवल 2 में आ रहा है। और हैश वैल्यू जो 5 है वो अगेन मेरी तरह सिंगल रह गया, तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों ये सिंगल नहीं रहेगा, इसको हैश वैल्यू 1 2 3 4 जैसी माशूका मिल गई है, तो ये क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करके लास्ट जो है वो एक फाइनल हैश वैल्यू ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट जो डेटा है उसको बना देगा, दैट इज हैश वैल्यू 1 2 3 4 5, और उसको हम क्या बोलते हैं, मर्कल रूट बोलते हैं। और यही मर्कल रूट का जो हैश वैल्यू है वो हमारा किसी भी ब्लॉकचेन के जो हेडर में स्टोर होता है। ठीक है, सो अब जाके मुझे लगता है कि आपको कनेक्ट हो रहा होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मर्कल ट्री। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है ब्लास्ट एल्गोरिथम। अब ये ब्लास्ट एल्गोरिथम दोस्तों क्या होता है, ब्लास्ट एल्गोरिथम इज़ नथिंग बट द ब्लॉकचेन एल्गोरिथम फॉर द सिक्योर ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों ब्लॉकचेन जो है बेसिकली ब्लॉकचेन एल्गोरिथम फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन, जो कि बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रिप्टोग्राफिक बेस्ड एल्गोरिथम यूज़ करती हैं, जो कि इंश्योर करती है CIA प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस, राइट। सो इट कंबाइंस द ब्लॉकचेन प्रिंसिपल्स, जो कि इम्यूटेबिलिटी वाला था, डिसेंट्रलाइज्ड था, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर था, है ना। ये सारी चीज़ें जो है ब्लॉकचेन प्रिंसिपल को ये क्या करती है, कंबाइन करती है, और क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी को जो है जैसे हैशिंग हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करती है। और कंसेंसस मैकेनिज्म जो होता है उसको भी कंबाइन करके एक पूरा जो है स्केलेबल और सिक्योर ब्लॉकचेन बनाती है। और ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मैं सरलता से आपको समझाने की कोशिश करूं, जो ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कैसे हम सिक्योरली कर सकते हैं, उसका तरीका जो है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्लास्ट एल्गोरिथम बोलते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के लिए ब्लास्ट यूज़ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन और ऑप्टिमाइज हाइसिंग के लिए जो है हम लोग ब्लास्ट का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द गोल ऑफ ब्लास्ट? सबसे पहली बात तो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी और हाई स्केलेबिलिटी, एफिशिएंट वेरिफिकेशन, प्राइवेसी और इंटरप्रेटेबिलिटी। की फीचर्स क्या हैं दोस्तों, हमारा हैश बेस्ड सिक्योरिटी, यहाँ पे SHA-256 हम यूज़ करेंगे, एडवांस हैशिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर्स बेसिकली हम करेंगे, मर्कल ट्री इंटीग्रेशन, ये सब हम देखेंगे जब हम पूरा एल्गोरिथम अभी समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लास्ट लिखी हुई हैं। जो मेन आपको पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहली बात तो हाई सिक्योरिटी होता है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन बेस्ड एल्गोरिथम है फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शंस, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। टैम्पर प्रूफ होता है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, प्राइवेसी का प्रोटेक्शन यहाँ पे होता है, कोई भी डेटा लीकेज यहाँ पे नहीं होता, इंक्रिप्शन हम करते हैं डेटा का। और हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे सूटेबल है, बेसिकली जैसे ई-कॉमर्स हो गया, गवर्नमेंट डेटा हो गया, है ना, इन सब चीज़ों में। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट यहाँ पे है, ज़्यादा स्टोरेज लगता है, क्योंकि मर्कल स्ट्रक्चर जो है, मर्कल ट्रीज जो है यहाँ पे हमारे पास यूजेज होता है इसका। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे हम लर्न मोड बेसिकली लर्न्स मोड 10 एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एंटायर जो ब्लास्ट एल्गोरिथम है ना, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो हम क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है क्रेडिट कार्ड में हमारे पास सबसे पहली बात तो हम क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन को लेकर ट्रांजैक्शन का देखेंगे कि ब्लॉकचेन पे कैसे हम कर सकते हैं सिक्योरली। तो सबसे पहला हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है, ब्लास्ट एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। हमने जो है क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन जो कि 25 डिजिट वाला होता है, जिसमें 16 जो है वो क्रेडिट कार्ड नंबर होता है डिजिट, फिर 3 जो है वो CVV नंबर होता है, तो और 6 डिजिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सपायरी डेट ऑफ द क्रेडिट कार्ड होता है, वो हमने यहाँ पे इनपुट में लिया। इनपुट में लेने के बाद हमने लर्न्स मोड 10 एल्गोरिथम यूज़ किया। व्हाट इज़ लर्न्स मोड 10 एल्गोरिथम? ये दोस्तों एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि चेकसम के थ्रू हमारे पास चेक करने की कोशिश करता है, या फिर यूज़ टू चेक द वैलिडिटी, क्या हमारा जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हमने लिया है वो वैलिड है कि नहीं। तो चेक करने के बाद इज़ द कार्ड डिटेल वैलिड, अगर वैलिड नहीं है तो हम वापस से जो है स्टार्ट पोजीशन में आ जाएंगे, अगेन जो है अपना क्रेडिट कार्ड सही वाला वैलिड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर मान लो क्रेडिट कार्ड जो डिटेल है वो सही है, तो हम डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, डेटा इनक्रिप्शन मतलब हैशिंग वगैरह यहाँ पे परफॉर्म करेंगे यूजिंग द SHA-256 एल्गोरिथम। उसके बाद दोस्तों हम उसको सिमेट्रिक साइफर टेक्स्ट को
जो बेसिकली सिमेट्रिक डिवीजन करेंगे साइफर टेक्स्ट का, किसमें डेटा चंक्स के थ्रू में हम बेसिकली छोटे छोटे डेटा चंक्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उस डेटा चंक्स को जो है पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर पोजीशन करेंगे और फिर जो है हम अपना हैश वैल्यू जनरेट करेंगे यूजिंग द SHA-256 एल्गोरिदम ऑफ द सेम हमारा डेटा ब्लॉक्स। उसके बाद दोस्तों जब हैश वैल्यू जनरेट हो गया तो ये जो है रेडी हो जाता है ब्लॉकचेन को ब्लॉक्स में मतलब बेसिकली ब्लॉकचेन बनाने के लिए, और हम पूरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम यहाँ पे बनाते हैं और फिर स्टॉप हो जाता है हमारा एल्गोरिदम, राइट। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ द ब्लास्ट एल्गोरिदम। और यहाँ पे जो बेसिकली मैंने आपको बताया था लन-मोड्स 10 एल्गोरिदम, ये बेसिकली हमारा ऐसा एल्गोरिदम है जो कि वैलिडेट करने में यूज़ होता है द वैरायटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेनली क्रेडिट कार्ड नंबर में हमारे पास यूज़ होता है। ये स्टेप्स लिखी हुई हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको बेसिकली ड्रॉप कर सकता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल आपके सेमेस्टर के लिए, बट आपके लिए नोट्स में मैंने रख दिया है जिससे आप एक बार इसको गो थ्रू करके समझ सको, राइट। यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा हुआ है हैशिंग का। बेसिकली हैशिंग यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, एक वन वे प्रोसेस होता है। हम बेसिकली यहाँ पे एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, डीकोड नहीं कर सकते ओरिजिनल टेक्स्ट को। डिटर्मिनिस्टिक होता है, इसका मतलब सेम इनपुट के लिए सेम हैश वैल्यू होता है। अवलांच इफेक्ट हमारे पास होता है, थोड़ा सा भी अगर हम चेंज करेंगे दोस्तों तो बिग इफेक्ट आ जाएगा हमारे हैश वैल्यू के अंदर, और फास्ट कंप्यूटेशन को ये जो है सपोर्ट करता है। अब दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लास्ट समझाया था पूरा एल्गोरिदम एज अ फ्लो चार्ट, वो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोड यहाँ पे मैंने लाया हूँ। एक एक करके थोड़ा सा कोड को भी हम देख लेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्लास्ट कैसे होता है। सबसे पहले बात दोस्तों, हम यहाँ पे एक ब्लॉक सी करके जो है पैकेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जो ये बेसिकली जो कोड है वो ये ब्लॉक सी करके एक पैकेज है, वहाँ पे ये जो है हमारे पास बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हम एरे लिस्ट करके जावा का यूटिल पैकेज से हम जो है एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं क्लास को, जिससे हम जो है रीसाइजेबल लिस्ट को स्टोर कर पाएँ डेटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूटिल क्लास होता है जो मेन क्लास होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एक मेन पब्लिक क्लास एक्सेस मॉडिफायर हम पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम नूब चेन नंबर ऑफ ब्लॉकचेन वाला एक क्लास हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्टैटिक एरे लिस्ट में बनाऊंगा जो कि ब्लॉक्स को ऑब्जेक्ट की तरह बेसिकली ब्लॉक्स ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स को हमारे पास यहाँ पे स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लॉकचेन का एरे बना दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो इंटीजर वेरिएबल मैं डिफाइन करके मेन जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैंने str1 मैंने किया, द फर्स्ट आर्गूमेंट क्रेडिट कार्ड नंबर 1, आर्गूमेंट 0 इंडेक्स में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें हम 16 डिजिट का जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो ले रहे हैं। फिर अब str2 में जो है वो आर्गूमेंट 1 ले रहे हैं, बेसिकली जो CVV नंबर है वो ले रहे हैं। एंड str3 में जो है बेसिकली हम थर्ड आर्गूमेंट ले रहे हैं जो कि एक्सपायरी डेट होता है हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर का, ठीक है, वो हमने ले लिया। अब इन तीनों चीज़ों को हमने क्या किया, एक एक करके हमने system.out.println करके प्रिंट कर दिया। द कार्ड नंबर इज़ ऐसे, CVV इज़ इतना, एंड रिसीव्ड एक्सपायरी डेट ऑफ द कार्ड इज़ इतना। फिर दोस्तों मैं इन तीनों जो वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ को मैं एक ही स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। स्ट्रिंग 4 उसको नाम दे दिया मैंने, तो कंबाइन करके स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, और मैंने उसका लेंथ जो है स्ट्रिंग 4 का वो कैलकुलेट कर दिया। तो उसको मैं प्रिंट करा दूंगा कि जो लेंथ है हमारे पास 25 आ रहा है, 25 आना चाहिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, लन-मोड्स 10 एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि भाई ये जो है बेसिकली लन-मोड्स एल्गोरिदम है जो कि चेक करेगा कि हमारा जो कार्ड है वो वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड हमारे पास यहाँ पे क्लास है बेसिकली लन-मोड एल्गो करके, यहाँ पे हम str4 को पास करेंगे। अगर CC वैलिड है, फॉल्स है, CC वैलिड अगर फॉल्स है तो इनवैलिड कार्ड प्रिंट एरर एंड थ्रो द एक्सेप्शन। अगर नहीं एल्स इफ़ द कार्ड पासेज द चेक, तो अगर मान लो कार्ड कर देता है मतलब बेसिकली हमारा कार्ड वैलिड है तो हम वैलिड मैसेज को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अगर मान लो रिसीव करते हैं कार्ड नंबर इज़ वैलिड, तो अब जो है दोस्तों हम ब्लॉकचेन का क्रिएशन करेंगे क्योंकि हमारा कार्ड वैलिड हो गया। अब हम हैशिंग और ब्लॉकचेन का क्रिएशन करेंगे, इंक्रिप्शन करेंगे। तो ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक सबसे पहला हम ब्लॉक दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे, इट इज़ द फर्स्ट ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन विद द कार्ड डेटा, ठीक है, जिसमें हम दोस्तों str4 का जो 0 इंडेक्स है वो बेसिकली हम 0 उसमें जो ब्लॉकचेन नंबर है वो 0 हम यहाँ पे str4 पास करके रख देंगे। फिर हम जेनेसिस ब्लॉक को अपने ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करेंगे। फिर सेकंड ब्लॉक बनाएंगे सिमिलर तरीके से, जिसमें हम जेनेसिस ब्लॉक का जो हैश वैल्यू है उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। न्यू डेटा देंगे अपने सेकंड ब्लॉक का, और जो जेनेसिस ब्लॉक है उसका डेटा पास करेंगे क्योंकि प्रीवियस हैश भी चाहिए होता है हेडर ब्लॉक में, हेडर बॉडी में, ठीक है।
फिर हम बेसिकली थर्ड बनाएंगे। ऐसे करते करते थर्ड ब्लॉक हमने बना दिया। फिर हम लास्ट में दोस्तों क्या कर रहे हैं, थर्ड ब्लॉक का हैश भी हमने पास किया था। फिर हमने दोस्तों क्या किया, एंटायर ब्लॉकचेन का साइज़ को यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द ब्लॉकचेन, उसका ब्लॉकचेन का साइज़ हमने प्रिंट किया। अब दोस्तों इस पूरे एल्गोरिदम में अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन कैच, ट्राई कैच में करते हैं दोस्तों, वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए। ट्राई में हमने पूरा कोड को अपना डाल दिया, अगर कोई भी एरर आता है तो हम उसको कैच में डाल देंगे, अगर एरर आता है तो हम उसको गेट मैसेज में देख सकते हैं, एरर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया था कि MD5 का पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये जो है पूरा प्रोसेस हमारे पास अभी जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो MD5 बेसिकली हमारे पास जो भी ब्लॉकचेन का डेटा है उसको 128 बिट के आउटपुट में ले आता है। जितना भी आर्बिट्ररी लेंथ का हमारा इनपुट हो उसको 128 बिट आउटपुट हैश वैल्यू में ले आता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने MD5 एल्गोरिदम के अंदर जो भी हमारा मैसेज इनपुट होता है उसको हम पैडिंग करते हैं। अब जो पैडिंग करते हैं वो हमारे पास 512 के बिट्स के मल्टीपल का होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जितने भी बिट्स हमारे इनपुट में हैं उसको हम 512 के मल्टीपल के आसपास लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब 512 के मल्टीपल्स में लेने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे समझते हैं उसको। बेसिकली उसके बाद हम 512 के 4 राउंड के ऑपरेशंस करेंगे और एवरी राउंड, हर एक राउंड का ऑपरेशन जो होगा वो उसमें 16 ऑपरेशंस होती हैं। तो टोटल 4 राउंड है तो 16 × 4 64 ऑपरेशंस हमारा टोटल होती हैं MD5 एल्गोरिदम के अंदर। व्हाट आर द स्टेप्स इन द MD5 एल्गोरिदम? पहला स्टेप होता है अपेंड द पैडिंग बिट्स। हम जो है पैडिंग बिट्स को अपेंड करेंगे, फिर हम लेंथ बिट्स को अपेंड करेंगे, फिर मैसेज डाइजेस्ट जो बफर है उसको इनिशियलाइज़ करेंगे और 512 ब्लॉक्स को, ईच 512 ब्लॉक को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे और लास्ट में जो हमारा आउटपुट होगा वो जो है फाइनल हमारा आउटपुट होगा। बेसिकली 4 राउंड के बाद जो 64 ऑपरेशन हो जाएंगे, आउटपुट जो है वो हम नेक्स्ट ब्लॉक को फेड करते रहेंगे। तो लास्ट ब्लॉक का बेसिकली लास्ट जो हमारा राउंड होगा उसका जो लास्ट ब्लॉक का जो 512 बिट का जो आउटपुट होगा ना, वही हमारा मैसेज डाइजेस्ट या फिर हैश वैल्यू होता है। एक एक करके समझते हैं मैंने आपको क्या बोला। सबसे पहला था कि एडिंग द पैडिंग बिट्स, है ना। मैसेज के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, कुछ पैडिंग बिट्स ऐड करते हैं और पैडिंग ऐसे करते हैं जिससे तो टोटल लेंथ होता है हमारे पूरे लेंथ जो है वो 64 बिट कम होना चाहिए 512 के मल्टीपल से, है ना। तो बेसिकली हमारे पास अगर मान लो मैसेज का जो है मैसेज जो है 3 × 512 है, तो हम पैडिंग ऐसा करेंगे कि वो 64 कम हो। इसका मतलब 312 - 64 होना चाहिए हमारे पास, उतना पैडिंग हम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, लेंथ पैडिंग हम करते हैं जिसमें हम जो है 64 बिट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे ये जो है कैंसिल आउट होकर हमें 512 में हमारा मैसेज मिल जाए। ठीक है, थर्ड हो गया हमारे पास सेकंड। अब थर्ड में दोस्तों हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेप हो जो है बेसिकली हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते हैं बफर। अब बफर क्या होता है दोस्तों, बेसिकली हमारे पास 128 बिट का मैसेज आता है आउटपुट में, तो इसमें 4 बफर हमारे पास बनेंगे 32 बिट्स के ईच साइज़ के। अब दोस्तों यहाँ पे बफर जैसे ABCD हमारे पास 4 बफर हो गए और हर एक, ये बेसिकली हमारा राउंड 1 है। ऐसा ही 4 बार बेसिकली राउंड परफॉर्म होगा। इस राउंड में हमारे पास 16 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ऐसे ही 4 बार जब होंगे तो 64 ऑपरेशन हमारे पास टोटल हमारे पास हो जाते हैं। अब बफ़र को जैसे दोस्तों बफ़र की वैल्यू हमारे पास ऐसे कुछ रहती है और इस बफ़र के वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब यहाँ पे जो दोस्तों क्रॉस जैसे बक्सा हमने छोटा बनाया है वो हमारा एडिशनल मॉड्यूलो है। ये एल्गोरिदम जो है बेसिकली हमारा फंक्शंस के साथ रन करता है, जिसमें f जो है वो हमारे पास इस पर्टिकुलर जो राउंड है, राउंड 1 में f जो है वो एक फंक्शन है, राउंड 2 में g फंक्शन होगा, राउंड 3 में h फंक्शन होगा, राउंड 4 जो लास्ट है उसमें i फंक्शन होगा। राउंड जो लास्ट राउंड है, 4th राउंड में हमारे पास जो आई वाला जो फंक्शन का जो आउटपुट बेसिकली ABCD जो वैल्यू जनरेट होती है आउटपुट में आता है, उसी आउटपुट को हम जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, हैश वैल्यू या फिर मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं। तो 1 राउंड ऑफ द MD5 ऐसा होता है। सिमिलरली चारों राउंड्स होंगे और जो लास्ट राउंड होता है हमारे आउटपुट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैसेज डाइजेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम, इसके स्टेप्स और मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने आगे के कंसेप्ट की ओर, जिसका नाम है डेटा सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, है ना। तो यहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी को भी यहाँ पे एक्सप्लेन और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी दोस्तों हमारे पास एक प्रैक्टिस होता है जहाँ पे हम सिक्योरिंग अपने डेटा को और कम्युनिकेशन को सिक्योर तरीके से सिक्योर करते हैं यूजिंग सम टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स जैसे इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, हम जब भी अपने प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, साइफर टेक्स्ट जिसे बोला जाता है, उसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं।
और जब भी हम अपने साइफर टेक्स्ट को जो है वो वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द क्रिप्टोग्राफी? पहली बात तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, CIA है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। इनक्रिप्शन बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को जब हम अनरीडेबल टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनक्रिप्शन बोलते हैं। डिक्रिप्शन क्या होता है? साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डिफरेंस आता है, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी और हैशिंग में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो हमारा हैशिंग होता है वो डेटा इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है एक फिक्स लेंथ हैश वैल्यू जनरेट करके या फिर क्रिएट करके। इनक्रिप्शन जो है वो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो इंश्योर करता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि जो बेसिकली एक वन वे प्रोसेस है कि बेसिकली हम जो है अपने ओरिजिनल डेटा को वापस नहीं ला सकते फ्रॉम द हैश वैल्यू जो कि हैशिंग करता है, बट ये जो है टू वे प्रोसेस होता है कि हम जो है वापस से जो है इनक्रिप्शन के बाद डिक्रिप्शन कर सकते हैं जब हम बेसिकली साइफर टेक्स्ट से वापस जो है प्लेन टेक्स्ट में जा सकते हैं। एल्गोरिदम जो है जो हैशिंग में यूज़ होती हैं जैसे MD5 हो गया, SHA-1, SHA-256, SHA-3, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे AES, RSA, DES, ECC ऐसे करके एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ये AES, RSA, ये सब एल्गोरिदम्स क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों की हमारे पास की रिक्वायरमेंट नहीं होता, कोई कीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। हैशिंग जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, तो हमेशा एक सेम हैश हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। बट यहाँ पे दोस्तों कीज़ का इस्तेमाल होता है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक बेसिकली। तो इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक टाइप ऑफ इनक्रिप्शन क्या होता है, हमारा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है वो पढ़ेंगे। आउटपुट का साइज़ दोस्तों यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ का होता है, यहाँ पे इंटीग्रिटी और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है। परफॉर्मेंस हैशिंग का ज़्यादा फास्ट होता है और जो इंक्रिप्शन है वो ज़्यादा स्लोअर होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये मान सकते हो क्रिप्टोग्राफी जो है वो लॉक एंड की तरह है, तो बेसिकली हम लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं, बट हैशिंग जो है वो फिंगरप्रिंट की तरह है, तो इसका मतलब रिवर्स हम नहीं कर सकते, राइट। सो की कंसेप्ट हैशिंग जो है मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली एक वन वे क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है जो कि कन्वर्ट करता है डेटा को फिक्स्ड लेंथ साइज और हैश वैल्यू में। अब जो क्रिप्टोग्राफी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्रिप्टोग्राफी जो है बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होता है दोस्तों वहाँ पे हम सिंगल शेयर्ड यूनिफॉर्म की रहता है जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है। सिंगल एक की होता है जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल जो है बेसिकली DES दैट इज़ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम और AES दैट इज़ एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम यूज़ होता है। और यहाँ पे जो है बेसिकली असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हम क्या यूज़ करते हैं, पेयर ऑफ कीज़ यूज़ करते हैं, जहाँ पे पब्लिक की होता है इंक्रिप्शन के लिए और प्राइवेट की होता है डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत फेमस एल्गोरिदम दैट इज़ RSA एल्गोरिदम यूज़ होता है, दैट इज़ रिवेस्ट शामिर एडलमैन एल्गोरिदम। RSA एल्गोरिदम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस एल्गोरिदम। तो ये होता है सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब हाँ आते हैं दोस्तों अटैक्स के बारे में। अटैक्स बेसिकली दो टाइप की होती है दोस्तों, एक होता है पैसिव अटैक, एक होता है एक्टिव अटैक। ये जो है दोनों ही अटैक बेसिकली प्रिवेंट करना तो टफ होता है बट डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। अब अगर मैं पैसिव अटैक की बात करूँ दोस्तों, जो अटैकर होता है ना वो हमारे डेटा को ऑब्जर्व करता है, कैप्चर करता है बट ऑल्टर नहीं करता, उसमें कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं करता। बट एक्टिव अटैक में दोस्तों क्या होता है कि हम जो है जो अटैकर होता है वो बेसिकली कैप्चर करके हमारा डेटा है उसको ऑल्टर करता है, मॉडिफाई कर देता है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन को अपने हमारे डेटा के अंदर जो है वो इंजेक्ट करता है। ये कुछ टाइप्स है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ मैंने लिख दिया है फॉर द बेसिकली रेफरेंस, है ना। फिर आता है दोस्तों वल्नरेबिलिटी एंड अटैक वेक्टर्स। वल्नरेबिलिटी दोस्तों हमारे जो कोड है या फिर हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, जो कोड या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जो कमी या फिर फ्लॉ है वो उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, जो कि अटैकर्स इजीली जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बेसिकली उसमें हमारे पास चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। वेयर एज जो अटैक वेक्टर होता है वो बेसिकली वो रास्ता होता है, वो रास्ता या फिर वो टेक्निक होता है जिससे जो अटैकर्स जो हैं बेसिकली वो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो ले पाएँ हमारे डॉक्यूमेंट कोड में या फिर हमारे सॉफ्टवेयर में या फिर हार्डवेयर में, ठीक है। अब इन सब को रोकने के लिए वल्नरेबिलिटी अटैक्स को रोकने के लिए बेसिकली हमारे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो कि ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस, स्पीड, रिलायबिलिटी, कंजेशन कंट्रोल को मेंटेन करता है, जिससे हमारा नेटवर्क अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो हम ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली टैम्पर प्रूफ लेजर, जो कि मैंने आपको बताया आप इतना पढ़ के आ चुके हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, BAPT जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे दोस्तों हम आइडेंटिफायर टेस्ट करते हैं और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को प्रोएक्टिवली जो है वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं, राइट।
तो ये हमारा मैंने लिख दिया वही चीज़ यहाँ पे इमेज में। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ था कि बेसिकली एक एग्जांपल है सीजर साइफ़र करके, उनका जो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल होता है कि बेसिकली हम प्लेन टेक्स्ट को कैसे साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे ईजी तरीका जो होता है, हम यहाँ पे +3 ऐड करके कर देते हैं। जैसे इंडिया दोस्तों यहाँ पे लिखा है, तो इंडिया में हम +3 ऐड करेंगे, तो जैसे ABCDEFGHI, आई के बाद +3 करूँगा तो JKL, तो JKL थर्ड जो है वो हमारे पास L होता है। तो वैसे करके +3 करके हम जो है प्लेन टेक्स्ट को एक साइफ़र टेक्स्ट में, कुछ समझ नहीं आ रहा बट अगर हम -3 करेंगे तो वापस हम अपने डिक्रिप्ट कर देंगे। तो बेसिकली INDIA और से LQGLO जाना जो होता है वो उसको हम इनक्रिप्शन बोलते हैं, और वापस से LQGLO से इंडिया तक जाना बेसिकली उसको हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ हमारे पास पूरा एक इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन बेसिकली क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, सॉरी। एंड दोस्तों अब जो है यहाँ पे मैंने आपके लिए बेसिकली पूरा हमारे आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है, जहाँ पे मैंने सारे जो है कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने बहुत सारी जो कॉमन टॉपिक्स हैं बेसिकली जो ये सारे हमने कवर कर लिया है, बट यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख रखे हैं। ये सारे जो है हमारे क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट है जो कि दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बेसिकली दोस्तों क्या करूँगा कि आपको ये पूरा PDF जो है वो दे दूँगा, जिससे आप वो सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, है ना। सो दोस्तों यही था हमारा पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने पूरा ब्लॉकचेन का जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब दोस्तों कुछ टॉपिक अगर रह जाता है उसको हम पार्ट 2 में, अगर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और ज़्यादा डिटेल मांगता है उसको हम जो है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में जो है वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको पूरा जो है कंटेंट इस वीडियो के थ्रू मैं देने की कोशिश कर पा रहा हूँ, है ना। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद और मज़ा आया होगा पूरे वीडियो में। ये 1 घंटे में दोस्तों मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना एक कंसाइज वे में पूरा ब्लॉकचेन का जितना कंटेंट है जो कि थ्योरेटिकल है, ऑफकोर्स हम यहाँ पे कोडिंग नहीं कर रहे हैं, मैं मुझे पता है, बट वही चीज़ है कि ब्लॉकचेन का जो कंसेप्ट है जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स लिखने में, क्योंकि ये सीरीज़ भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए है, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा लिखने के लिए, अच्छा करने के लिए जितना ज़रूरी है कंटेंट वो मैं देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा ज़रूर ना ज़रूर, और इसीलिए मैं आपसे ये एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये जो है वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को लिखने के लिए। एंड सारे नोट्स जो हैं दोस्तों वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से बेसिकली लिंक से इसको एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और एनालाइज़ करके अच्छे से बना के मस्त आंसर लिख सकते हो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, राइट। दोस्तों मेरा यही उम्मीद है, आगे मैं और भी ऐसे सेमेस्टर ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं वो मैं लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आ रहा है। आपको कोई भी फीडबैक देना है, कुछ नया अगर आपको बेसिकली चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ से मैं बेसिकली नोट्स वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, कुछ अपडेट वगैरह जो होता है वो मैं देते रहता हूँ, स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जल्दी से, और वहाँ पे आप कोई भी डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हो, कोई फीडबैक देना है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो जो है दोस्तों आप जो है वीडियो के नीचे और टेलीग्राम चैनल में दोनों में आप पोस्ट कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन राइट अवे राइट नाउ। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ और मज़े से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।